गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वृत्तीय गति में क्या क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक समान वृत्तीय गति, तो नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गतिमान कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यानी नियत चाल से किसी वृत्तीय पथ पर कोई कण गति कर रहा है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद इसमें रेडियस वेक्टर क्या होता है? त्रिज्य वेक्टर। वृत्तीय पथ पर केंद्र के सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर त्रिज्य वेक्टर कहलाता है या रेडियस वेक्टर कहलाता है। यानी किस क्षण कण कहाँ पे है उसको हम केंद्र के सापेक्ष जब हम ज्ञात करते हैं उसकी स्थिति, तो उसको हम त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये किसी समय अंतराल में कण के त्रिज्य वेक्टर द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से घूमा गया कोण ही कोणीय विस्थापन है। यानी कि वह केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है किन्हीं दो स्थितियों में, तो उसको हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। यानी किसी समय अंतराल में कण के त्रिज्य वेक्टर द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से घूमा गया कोण ही कोणीय विस्थापन है। अब इसमें क्या संबंध है दोनों में कि कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध क्या है? तो आइए देखें। यहाँ पे देखिए, ये कोई कण है जो इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। तो माना कोई कण जो है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है तथा डेल्टा t समय में बिंदु Q पर पहुँच जाता है। यहाँ देखिए, डेल्टा t समय में यह बिंदु Q पर पहुँच जाता है। इस प्रकार त्रिज्य वेक्टर OP, यहाँ पे त्रिज्य वेक्टर OP देखिए, द्वारा घूमा गया कोण डेल्टा थीटा है जो कोणीय विस्थापन है। एक वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी PQ बराबर डेल्टा S रेखीय विस्थापन है। यहाँ पे देखिए जो चाप दिख रहा है डेल्टा S, यह रेखीय विस्थापन है। अब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो इसमें हम कोण का मान रखेंगे डेल्टा थीटा, चाप हो गया डेल्टा S और त्रिज्या हो गई R। तो डेल्टा S बराबर R इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं हम। यानी कि यह जो रेखीय विस्थापन है यह त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, आगे इसका हम उपयोग करेंगे। तो आइए, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं जो W की तरह होता है। तो यह वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कितने समय में, एकांक समय में कितना कोणीय विस्थापन हुआ, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो कण का औसत कोणीय वेग ओमेगा बार डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे ऊपर ये लगने का मतलब औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी अत्यंत सूक्ष्म हो, अल्प हो, तो औसत वेग ही तात्कालिक कोणीय वेग होता है। तो हम इसको तात्कालिक कोणीय वेग कह सकते हैं। और इसको निरूपित कैसे करेंगे? तात्कालिक कोणीय वेग ओमेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डी थीटा अपॉन डी टी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे हम वहाँ पे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिखते थे, वैसे यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी हम लिखेंगे। कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है एवं बीमीय सूत्र t⁻⁻1 होता है। यदि वृत्तीय पथ पर कण का परिक्रमण काल t एवं आवृत्ति n हो, परिक्रमण काल t का मतलब कि पूरा एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय t और आवृत्ति n हो, तो औसत कोणीय वेग ओमेगा या 2π/t के बराबर होगा। तो कोणीय वेग यहाँ पे 2π/t क्यों लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे ओमेगा क्या है? वेग है, और या ये क्या है? 2π विस्थापन है और t है। यानी कोणीय एक समय अंतराल, या जिसको कहा जाए कि एक टाइम पीरियड में यह पूरा कोण कितना अंतरित करेगा? 2π। तो यह वही सूत्र है कि चाल बराबर वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन 2π के बराबर हुआ और यह परिक्रमण काल t में पूरा करता है। और 1/t, चूँकि यहाँ पे देखिए n होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2π, n यहाँ बगल में लिखा गया है। तो n इज इक्वल टू 1/t एवं कण एक
चक्कर में 2 पाई कोण घूमता है। अब आइए कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध यानी v और ओमेगा में क्या संबंध है। तो माना r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर डेल्टा t समय में कण का विस्थापन डेल्टा s एवं कोणीय विस्थापन डेल्टा t है। तो डेल्टा थीटा बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन आर, अभी ऊपर हमने लिखा था। डेल्टा टी से भाग देने पर भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो डेल्टा टी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हम लिखेंगे। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर भी वही लिमिट लगाएंगे यानी 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब यह चीज़ क्या लिखी जाएगी, डी थीटा अपॉन डी टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डी एस अपॉन डी टी। तो हम यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी अभी हमने दिखाया इसको ऊपर कि यह क्या है, कोणीय वेग है ओमेगा, और यहाँ डी एस अपॉन डी टी रेखीय वेग है v हो गया, और r नीचे है ही। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या हमको संबंध मिला कोणीय वेग और रेखीय वेग में, तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए बगल में लिखा गया है, चूँकि ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और v बराबर डी एस अपॉन डी टी। तो इस तरह से ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर या v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर या v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर। ठीक, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आइए अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, तो वृत्तीय पथ पर गतिमान कण की चाल नियत होने के बावजूद या उसके बावजूद क्या होगा, उसकी दिशा सतत परिवर्तित होने से वेग बदलता रहता है। अर्थात कण पर वृत्त के केंद्र की ओर वेग के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो चूंकि क्या है कि चाल नियत है, लेकिन वृत्तीय पथ पर उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हम कहेंगे कि उसके वेग में परिवर्तन भी होगा, और यह इसके कारण जो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा वह केंद्र की ओर लगता है, तो इसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। चूँकि यह त्वरण वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश होता है, अतः इसे त्रिज्य त्वरण या रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र का निगमन, कैसे हम ए निकालते हैं। अभी हमने कोणीय वेग निकाला था, अब अभिकेंद्र त्वरण निकालते हैं। तो माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान है। ठीक, वह गति v है यानी चाल v है। तो डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी चलकर बिंदु P1 से P2 पर पहुंच जाता है, एवं उसका वेग v1 से बदलकर v2 हो जाता है, यानी P1 से P2 पहुंचा डेल्टा एस दूरी चलकर डेल्टा टी समय में, और उसका वेग कितना बदल जा रहा है, v1 से v2 हो जा रहा है। तो इस प्रकार वेग परिवर्तन डेल्टा v क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। अब आइए यहाँ पे देखिए इस चित्र में P1 से P2 पर पहुंच जा रहा है डेल्टा एस दूरी चलकर, r उसकी त्रिज्या, डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है, यहाँ पे v1 वेग है, यहाँ पे v2 वेग है। इसको यहाँ पे एक अलग से बनाया गया है। देखिए v1 की दिशा ये है, v2 की दिशा ये है, और डेल्टा v वेग परिवर्तन है, एक अलग यहाँ पे त्रिभुज के रूप में बनाया गया है। अब आइए, यदि v1 एवं v2 को एक ही बिंदु q से बनाएं, तो AB वेग परिवर्तन डेल्टा v v2 माइनस v1 को व्यक्त करेगा। अब त्रिभुज P1 P2 एवं त्रिभुज QAB समरूप है। यहाँ देखिए इसमें P1 P2 और QAB समरूप है। ठीक, अब इनमें समरूप हैं तो इनकी भुजाओं में, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अतः P1 P2 अपॉन P1A, इस त्रिभुज से देखिए P1 P2 अपॉन P1O, और यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए AB उसकी संगत भुजा क्या है, AB अपॉन AQ। ठीक, तो चूंकि मॉड V1 और V2 का मान V है, जैसे V1 और V2 का मैग्नीट्यूड V है, वेक्टर फॉर्म में उसको हम V1 और V2 लिख रहे हैं क्योंकि दिशाएं अलग हैं। अब इनका मान हम जब रखेंगे तो डेल्टा S अपॉन R हो जाएगा। P1 P2 देखिए यहाँ पे डेल्टा S है, यह P1 P2, P1O क्या है, यह R है, AB क्या है, यहाँ पे देखिए डेल्टा V है, और AQ जो है यह V लिखा गया है।
क्यों v लिखा गया? कि मॉड v1 और मॉड v2 का मान v ही होगा, या डेल्टा v बराबर v अपॉन r इंटू डेल्टा s। यहाँ से डेल्टा v निकालें दोनों पक्षों में डेल्टा t से भाग देने पर, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, v अपॉन r, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी होगा। फिर हम उसी तरह से अनंत सूक्ष्म समयांतराल के लिए लिखेंगे, तो डेल्टा t टेंस टू 0 के लिए इस सीमा में हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू v अपॉन r, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। अब इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। यहाँ पे देखिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको dv अपॉन dt लिखेंगे, और यह v अपॉन r ds अपॉन dt के बराबर होगा। तो dv अपॉन dt ये हो जाएगा a, यानी यहाँ पे देखिए इसको हम त्वरण a लिख सकते हैं, और ds अपॉन dt को लिख सकते हैं वेग v। तो मान रखेंगे इस पर, तो dv अपॉन dt हो गया a, और v अपॉन r इंटू वी हो गया, तो ये v स्क्वायर अपॉन r हो गया। इस तरह से a हो गया v स्क्वायर अपॉन r, यह अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। v बराबर r ओमेगा रखेंगे, यहाँ पे देखिए v बराबर r ओमेगा रखा गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर, यानी a बराबर r ओमेगा स्क्वायर भी इसकी वैल्यू है अभिकेंद्र त्वरण की। तो यही अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। इस त्वरण की दिशा वही होगी जो डेल्टा v की है। यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 तो v1 एवं v2 समपाती होंगे, एवं डेल्टा v, तब डेल्टा v अर्थात त्वरण a की दिशा v1 एवं v2 प्रत्येक के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश होगी। ठीक, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, तो त्वरण a की दिशा को बता सकते हैं। अब अभिकेंद्र बल, जब हमें त्वरण ज्ञात हो गया तो अभिकेंद्र बल भी हम लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुसार त्वरण सदैव बल के कारण ही उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर उत्पन्न अभिकेंद्र त्वरण भी निश्चित रूप से बल के कारण ही उत्पन्न होता है। वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत यह बल ही अभिकेंद्र बल है। तो अभिकेंद्र बल को हम F बराबर त्वरण को क्या करेंगे? m से गुणा करेंगे, तो mv स्क्वायर बाई आर, यहाँ देखिए v स्क्वायर बाई आर क्या है? a है, तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। तो यह अभिकेंद्र बल का सूत्र है। तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़े हैं, तो इनको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल तक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे इसके हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।